दूसरे पॉइंट में है कोलाइजन थ्योरी के पास्टुलेट में। आज तारीख 14/8/26। मैंने उस दिन आपको जो ग्राफ दिखाया था, शायद याद होगा आपको, कि थ्रेशोल्ड एनर्जी कहां से कहां तक होती है, यहां से यहां तक। ठीक, इसकी इंटरनल एनर्जी यह होती है। इंटरनल एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी घटाएंगे क्या आएगा, ई ए आएगा। ठीक, थ्रेशोल्ड एनर्जी दोनों का योग होती है। थ्रेश कामा डबल लिखा, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which must be associated with the molecules so that their actual collision result in product formation। ठीक, अब एडिटाली मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, ऑफ कोलाइजन थियरी। कोलाइजन थियरी यानी अब डेरिवेशन आएगा। क्या आएगा, डेरिवेशन। ये किसके लिए होगा, ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन के लिए होगा, क्योंकि कोलाइजन के लिए कम से कम क्या चाहिए, दो मॉलिक्यूल चाहिए। तो फॉर ए बाई मॉलिक्यूलर कोलाइजन कम से कम कितने मॉलिक्यूल चाहिए आपको, दो मॉलिक्यूल चाहिए। कितने चाहिए, दो मॉलिक्यूल चाहिए। एक कोलाइजन के लिए मिनिमम दो मॉलिक्यूल चाहिए। लिखिए, लेट कैपिटल जेड, मान लीजिए कि लेट कैपिटल जेड इज द number of binary collision per second between two molecules in 1 ml गैस। इनका कहना है कि 1 ml गैस लीजिए और 1 सेकेंड में जितने नंबर ऑफ कोलाइजन होंगे किनके बीच, दो मॉलिक्यूल्स के बीच, उनकी संख्या z है। एंड कैपिटल E इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन of the process full stop, then comma, rate of reaction is given by, then rate of reaction is given by कैसे दिया जाएगा, dx/dt इज इक्वल टू k इंटू e पावर माइनस e/RT। तो k जो हमारा होता था रेट कांस्टेंट, यहाँ k क्या होगा, नंबर ऑफ कोलाइजन। तो k को रिप्लेस किया था, ये देखिए dx/dt है नॉर्मल इक्वेशन का, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ कोलाइजन को कौन रिप्लेस करेगा, k। तो dx/dt इज इक्वल टू जेड इंटू ई पावर माइनस e/RT, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी को आपने ई माना है, तो ई नहीं लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, E/RT। ठीक,
बात समझ में आई। लेकिन नॉर्मली जो कहा जाता है बट dx बाई dt इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर होता है। क्या होता है? k इंटू एक्स स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मानिए, इसको इक्वेशन 2 मानिए। ठीक। अब के एक्स क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा लॉ ऑफ मास एक्शन से लिखा गया है। किससे लिखा गया है? लॉ ऑफ मास एक्शन से। ठीक। अब के यहाँ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है। क्यों स्पेसिफिक हुआ? कि वह यूनिट में चल रहा है। 1 मोल गैस में 1 सेकेंड में जितने नंबर आप कोलाइजन होंगे वह जेड है। चूंकि यूनिट है तो यह स्पेसिफिक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? इनको बताना पड़ेगा। वेयर के इक्वल टू नॉर्मल रेट कांस्टेंट नहीं है, वेयर के इक्वल टू स्पेसिफिक हो जाएगा, विशिष्ट हो जाएगा, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। और एक्स आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक। चलें। अब दोनों इक्वेशन जो है एक ही रिएक्शन के लिए लिखे गए हैं, एक ही रिएक्शन के रेट को रिप्रेजेंट करती है। इक्वेशन 1 भी उसी रिएक्शन का रेट है और इक्वेशन 2 भी उसी रेट का इक्वेशन है। इसका मतलब दोनों के लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर होंगे। लिखिए सिंस इक्वेशन 1 एंड 2, सिंस इक्वेशन 1 एंड 2 रिप्रेजेंट्स the rate of reaction for a single reaction therefore must be identical, must be equal लिखे, identical नहीं, must be equal। तो हम लिख सकते हैं 10 k इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड इंटू ई पावर माइनस ई बाई आर टी। तो k इक्वल टू हो जाएगा जेड अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर माइनस ई बाई आर टी। ठीक। अब इसको एक नया कांस्टेंट माना गया। k इक्वल टू लिखा जाता है जेड डैश इंटू ई पावर माइनस ई बाई आर टी। है क्या? इक्वेशन नंबर 3। अब जेड को बताना है। यहाँ कोलाइजन फ्रीक्वेंसी कहा जाता है इसको, या कोलाइजन नंबर, वेयर जेड डैश इज नोन एज कोलाइजन फ्रीक्वेंसी, और कोलाइजन नंबर। अब इसको डिफाइन करना पड़ेगा। ये नया कांस्टेंट है जेड, इसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक। फ्रीक्वेंसी का मतलब समझते हैं कि नहीं? कोई भी फ्रीक्वेंसी बताइए, सिर्फ फ्रीक्वेंसी का मतलब बताइए। फिजिक्स में बता रहा हूं मैं फ्रीक्वेंसी डिफिनीशन, हम केमिस्ट्री जोड़ लें। फ्रीक्वेंसी डिफिनीशन बताइए। नहीं आता, हमको पता है किसी को नहीं आता, क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ते नहीं, इंटर में पढ़े नहीं, 11 में पढ़े नहीं, 10 में पढ़े नहीं, इसलिए आपको आता नहीं है ना। क्यों नहीं आता? फिजिक्स पढ़ती हो ना, क्यों नहीं आता फ्रीक्वेंसी? और कौन फिजिक्स पढ़ता है? फिजिक्स और कौन पढ़ता है? क्यों नहीं आती फ्रीक्वेंसी? क्या करोगे तुम लोग भविष्य में? क्या करोगे ये बताओ, तुम लोग बताओ। फ्रीक्वेंसी किताब तो खुलती नहीं कि किताब खुले तुम लोगों की, घर जाकर बस्ता फेंकते होगे। पढ़ाई के नाम पर स्कूल है, घर तो पढ़ाई के लिए है नहीं।
टाइम है नहीं तुम लोगों के पास। क्या करोगे भविष्य में ये बताओ तुम लोग, जब तुम लोगों को फ्रीक्वेंसी की डिफिनीशन नहीं आती, आवृत्ति, तो तुम लोग करोगे क्या? क्या उम्मीद करते हो? इंटरेस्ट में बैठोगे और नौकरी मिल जाएगी? पूरा हो तुम लोग इस हिसाब से, जिस हिसाब से तुम लोगों को फ्रीक्वेंसी डिफिनीशन नहीं आती। नॉर्मल डिफिनीशन जिसको नहीं आएगी, तो जो क्वेश्चन आता है, पहाड़ नहीं आता इंट्रेंस में, पहाड़ आता है, आएगा तो बुक से ही आएगा कि बाहर से आएगा? बोलो कहाँ से आएगा क्वेश्चन? बुक से आएगा, सिलेबस से आएगा ना। तो क्या जरूरी है वो टफ ही पूछेगा? टफ ही पूछेगा? लिखा है क्या कहीं किसी परीक्षा में कि हमेशा आपको टफ ही पूछा जाएगा? क्या उस समय क्वेश्चन नहीं पूछ सकता? वो नहीं पूछ सकता। सिर्फ टाइम खाते हैं तुम लोग, बताने की जरूरत नहीं। लिखो, इट इज डिफाइंड है, इट इज डिफाइंड है, इट इज मतलब जेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा। देखिए, द नंबर ऑफ कोलाइजन, द नंबर ऑफ कोलाइजन पर यूनिट टाइम पर यूनिट टाइम suffered, SUFFERED, suffered by any one particle in 1 mole of a gas, वन मोल ऑफ गैस। फुल स्टॉप करिए, डबल कॉमा बंद करिए, पैराग्राफ चेंज करिए। इक्वेशन 3 इज नोन एज, इक्वेशन 3 इज नोन एज मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ कोलाइजन थियरी, known as mathematical statement of collision theory। अब इसकी तुलना आर्हेनियस इक्वेशन से करिए, ठीक? इसकी तुलना किससे करिए? आर्हेनियस इक्वेशन से, ठीक? we know that हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि आर्हेनियस इक्वेशन इज गिवन एज, कैसे दिया जाता है? k इक्वल टू a इंटू e पावर माइनस ऑफ EA बाई आर टी। अब 3 और 4 को कंपेयर करिए, k के बराबर है, z डैश a के बराबर है, EA e के बराबर है। कंपेयरिंग इक्वेशन 3 and 4 we get a इक्वल टू z डैश, पहला चीज, और EA बराबर E, दूसरी चीज, ठीक? यानी कोलाइजन थियरी का जो फ्रीक्वेंसी फैक्टर है वो आर्हेनियस के फ्रीक्वेंसी फैक्टर के बराबर है। बस फर्क क्या है, इसमें कोलाइजन फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, उसे फ्रीक्वेंसी फैक्टर कहा जाता है, बाकी कोई फर्क नहीं है। ठीक है, क्लियर? बात समझ में आ गई? यानी आर्हेनियस इक्वेशन का ही दूसरा रूप है। मैंने उस दिन भी कहा था जितनी भी थियरी आएंगी सब आर्हेनियस के बेस पर ही आएंगी। आर्हेनियस ने जो एक्सप्लेन किया था उसी की सब कॉपी पेस्ट है, बस रूप अलग होगा। क्या होगा? रूप अलग होगा। कोई कोलाइजन कहेगा, कोई एक्टिव पैसिव मॉलिक्यूल्स कहेगा, कोई ट्रांजिशन स्टेट थियरी कहेगा, लेकिन डेरिवेशन लास्ट में सबको यही तक जाना। ठीक, बात समझ में आई? अभी यानी ट्रांजिशन स्टेट थियरी, नेक्स्ट हेडिंग है ट्रांजिशन स्टेट थियरी। कहानी वही है,
कहानी वही है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में बदलने से पहले नया कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसे ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। वो स्थान जहाँ पर इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाता होगा उसी को ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ट्रांजिशन स्टेट रिवर्सिबल होता है। क्या होता है? रिवर्सिबल। जैसे A+B रिवर्सिबल बनाता है तो AB स्टार बनाता है। क्या बनाता है? इसी को इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल कहा जाता है। यही बनता है ट्रांजिशन स्टेट। क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट। इस बात से देखिए यहाँ पर आकर बनाता है AB स्टार। क्या बनाता है? AB स्टार। ये अवस्था जो है ट्रांजिशन स्टेट की है। रिवर्सिबल इसलिए है अगर यहाँ से दिस क्या हुआ? डीएक्टिवेट हुआ तो रिएक्टेंट देगा, अदरवाइज डिसोसिएट होगा तो प्रोडक्ट देगा। ये ट्रांजिशन स्टेट है। यहाँ पर बनने वाला कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स। आयरीन और पोलाइन ने 1935 में दिया था। किसने दिया था? आयरीन और पोलाइन ने। आयरीन एंड पोलाइन इसने दिया था 1935 में। यह थियरी दी थी। आयरीन है RN जी आयरीन। आयरीन एंड पोलाइन ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने इस थियरी का एक्सप्लेनेशन किया था। लिखिए, दिस थियरी वाज गिवन बाय आयरीन एंड पोलाइन आयरीन एंड पोलाइन in 1935। In 1935 फुल स्टॉप। दिस थियरी इज आल्सो नॉन थियरी। ये पहले से पता है। दिस थियरी इज आल्सो नॉन थियरी। पहले से ये ज्ञात थियरी है। फुल स्टॉप। द पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थियरी postulates of this theory are as follow. The postulates of this theory are as follows. डैश करिए पहला पॉइंट। पहले पॉइंट में कहा कि जैसे जैसे मॉलिक्यूल एक दूसरे से नजदीक आते हैं, इनके बॉन्ड डिस्टेंस में परिवर्तन होता है क्योंकि एनर्जी चेंज होगी। दूर दूर हैं, कोई अट्रैक्शन नहीं है। जो जो नज़दीक आना शुरू करते हैं वो तो इनमें एनर्जी का एक लगातार परिवर्तन पाया जाता है जिसके कारण बॉन्ड डिस्टेंस चेंज होती है। पहला पॉइंट लिखिए, एज द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अप्रोचेज APPROACHES अप्रोचेज पहुँचते हैं, ईच अदर एक दूसरे के नज़दीक पहुँचते हैं, कामा देयर इज ए अप्रोचेज ईच अदर, कामा देयर इज ए कॉन्टिन्यूअस लगातार, कॉन्टिन्यूअस सीरीज ऑफ चेंजेज इन बॉन्ड डिस्टेंस फुल स्टॉप। दीज चेंजेज आर ए कॉम्पाउंड ACCOMPAINED होते हैं। ए कॉम्पाउंड ACCOMPAINED ए कॉम्पाउंड बाई एनर्जी चेंजेज। ठीक होगा क्या? परिणाम क्या होगा? जो ये नजदीक आएंगे ये एनर्जी रिच स्टेट में पहुंच जाते हैं क्योंकि देखिए एनर्जी रिच स्टेट है। यहाँ एनर्जी बहुत ज़्यादा है कि नहीं है?
ए और बी यहाँ पे मान लीजिए ऐसे दूर दूर थे, धीमे धीमे ये नजदीक होना शुरू हुए, धीमे धीमे ये नजदीक होना शुरू हुए और कहाँ पहुँच जाएंगे? एनर्जी रिच स्टेट में, जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इसका मतलब कहाँ पहुँचे? थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर पर पहुँच गए, थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर पर। बस फर्क है कि यह किसने दिया था? आर्हेनियस ने दिया था। इन्होंने कहा कि इसका नाम ट्रांजिशन स्टेट है। क्या है? ट्रांजिशन स्टेट है। सब चीजें वही बताएंगे। ये भी 60 लिमिट था, ये भी 60 लिमिट था। 10⁻⁶ सेकंड तक यहाँ रुकना है, आर्हेनियस ने भी बताया था। सभी बताएंगे क्योंकि उससे ज्यादा वहाँ मॉलिक्यूल रुकता ही नहीं। तो चाहे जे बताए 10⁻⁶ सेकंड बताए, ओकर स्थान का नाम बदल सकता है। जैसे तो दू ठे नाम हुए, एक के यहाँ अलग हुए, घर एक अलग हुए, नन्ना के यहाँ हो इसका दूसरा कुछ बुलावत हो, लेकिन है तो आप वहीं। आर्हेनियस थियरी अगर किसी को आ गई, कोलाइजन थियरी, ट्रांजिशन स्टेट थियरी, एक्टिवेटेड स्टेट थियरी, चाहे जितना पढ़ ले, रास्ता सब पर है। जाना मॉलिक्यूल को इसी रास्ते से, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं, वन वे है। ऐसा नहीं हो सकता कोई इधर से निकाल ले, संभव नहीं है। वो सिर्फ कैटलिस्ट कर सकता है, जो किसी थियरी में नहीं आता, वो किसी थियरी में नहीं आता। लिखिए दूसरा पॉइंट, द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, बहुवचन लिखा जाए, द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसफर्ड, द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसफर्ड इनटू एनर्जी रिच, इनटू एनर्जी रिच इंटरमीडिएट, इनटू एनर्जी रिच इंटरमीडिएट कामा कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। एनर्जी रिच इंटरमीडिएट कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। तीसरे पॉइंट में आइए, वहां भी मैंने आपको सिखाया था, ठीक? भले सिखाता है, एक अवस्था याद रखिएगा, जब स्पेक्ट्रा की बात आएगी तो जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स होगा यहाँ, मैंने सिखाया था ऐसे बनता है, अगर याद होगा तो। और कहा था यहाँ इसके पास दो पॉसिबिलिटी है, अगर ये इधर वाइब्रेट हुआ तब तो रिएक्टेंट में आ जाएगा, इधर वाइब्रेट हुआ तब प्रोडक्ट में आ जाएगा। ठीक, बात समझ में आई? स्पेक्ट्रा की भाषा में इसका दूसरा नाम है, एक को कहते हैं बेंडिंग, क्या कहते हैं? बेंडिंग। दूसरा कहते हैं वाइब्रेशन। वाइब्रेशन के लिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लगाना होगा। ये क्लॉकवाइज वाइब्रेशन है, ठीक, और ये एंटी क्लॉकवाइज वाइब्रेशन है। एनर्जी के रूप में कहेंगे तो एनर्जी यहाँ एब्जॉर्ब करेगा तब प्रोडक्ट में जाएगा, और रिलीज करेगा तब रिएक्टेंट में आएगा। ठीक, जैसे समझिए कि कोई वस्तु 100 रुपए की आपको मिलनी है और आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक, ये 100 रुपए लेकर आप यहाँ आ गए एकदम एक्टिवेटेड स्टेट पर दुकान पर, क्योंकि वही मिलनी है वस्तु। अब पता चला एक मित्र आपका इतना खास है जो भी पहले से दुकान पर खड़ा है, उसको 2 रुपए कम हो रहे हैं किसी सामान के लिए, और उसने आपसे 2 रुपए मांग लिया, तो आपने एनर्जी रिलीज कर दी। अब आपके पास कितना है? 98। आपके पास जिस बच्चे को 2 रुपया कम था वो तो प्रोडक्ट खरीद लेगा आपसे लेकर, लेकिन आप 2 रुपए देकर वापस आ जाएंगे घर, क्योंकि आपको सामान नहीं मिलेगा। एनर्जी रिलीज करेगा तो रिएक्टेंट में आ जाएगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो प्रोडक्ट में। सारी थियरी एक ही है, बस किसको कब कैसे लगाना है आपके दिमाग में। ठीक, सारी थियरी एक ही रास्ते से चलेंगी, बस रूप अलग होगा। अब यहाँ कोई कहेगा कि एनर्जी एब्जॉर्ब करके ट्रांजिशन स्टेट से कहाँ आएगा? कॉम्प्लेक्स में बिल्कुल है। जिसके पास 98 रुपया था, 2 रुपया कम है, किसी से 2 रुपया ले लिया तो प्रोडक्ट तो खरीद ही लेगा, और जिससे लिया वो तो वापस चलाएगा घर। जिसने लिया एब्जॉर्ब किया, और जिसने दिया उसने रिलीज कर दिया, तो रिलीज करने के बाद एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज हो सकता है। ठीक, क्या हो सकता है? जबकि आपके पास 100 रुपया था, एग्जैक्ट आप सामान लेने में सक्षम थे, पहुंच गए थे पॉइंट पर। बात समझ में आ रही ना? पॉइंट पर पहुंच गए थे, दुकान पर थे, आप चाहते तो ले लेते, लेकिन इतनी बड़ी ममता है कि 2 रुपये अपने दोस्त को दिया और आप घर आ गए लौट कर। चलिए घर पर मेरे पास है, मैं फिर से लेकर आऊँगा। हाँ आएगा, ये नीचे आएगा, एनर्जी पाएगा, फिर जाएगा, क्योंकि काम ही वही है, सामान उसको खरीदना है, प्रोडक्ट देना है। दूसरे पॉइंट लिखिए,
द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, अब देखिए नाम बदल दिया इसने, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी आपको कोलाजन में पढ़ाया था। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा, बैरियर पर। कहाँ बनेगा? इसी का नाम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बनता है? एक्टिवेटेड जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है AB स्टार एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। स्टेट क्या है? ट्रांजिशन स्टेट है। क्या है? ट्रांजिशन स्टेट। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में बी फॉर्म्ड, तीसरे पॉइंट चलो, द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में बी फॉर्म्ड बाय सम एसोसिएशन OR बेंडिंग BENDING बेंडिंग ऑफ रिएक्टेंट मालिक्यूल। बेंडिंग शक्ति से कहा गया है, बेंडिंग इसलिए कहा गया है ये इधर आ जाएगा या इधर आएगा मालिक्यूल। बेंडिंग का मतलब इतना है कि अपने मूल पोजीशन से लेफ्ट जाएगा, मूल पोजीशन से लेफ्ट जाएगा, एनर्जी कम हो जाएगी, वापस आ जाएगा, राइट जाएगा, एनर्जी ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, एसोसिएशन और बेंडिंग ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विथ नेसेसरी अरेंजमेंट ऑफ बैलेंस बॉन्ड एंड एनर्जी। अगला पॉइंट, द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स decomposes into product schematically, स्कीम से बना हुआ है, schematically SCHEMATICALLY स्कीम लिखिए, SCHEM स्कीम हो गया, ATICALLY स्कीमेटिकली। स्कीम योजना के तहत लास्ट बट वन पॉइंट, द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स दो THOUGH दो अनेबल हैज ट्रांजिएंट ट्रांजिएंट एग्जिस्टेंस कुल मिलाकर इनका काम क्या था? एक लाइन में सब पूरा बता दूं कि रिएक्टेंट कैसा होगा, जैसे मैंने सिखाया AB, तो रिएक्टेंट दो स्टेप आ गया, एक फॉरवर्ड रिएक्शन है, रिवर्सिबल जाएगा तो पहले क्या बनाएगा? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्या बनाएगा? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा। यह कहाँ बनता है? यह ट्रांजिशन स्टेट में बनता है। अब इसके पास दो पॉसिबिलिटी है, बाइंड भी हो सकता है, अगर डीकंपोज हुआ तो क्या देगा? प्रोडक्ट देगा। डीकंपोज हुआ तो प्रोडक्ट, और डीएक्टिवेट हुआ तो रिएक्टेंट। इसीलिए कहा गया ट्रांजिएंट एग्जिस्टेंस, तीनों अवस्थाओं में जा सकता है, क्योंकि दो, एक तो बना, दूसरा वापस हुआ और तीसरा प्रोडक्ट में। ठीक।